क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये क्या कहता है, आ टीचर इंटेंड्स दैट असेसमेंट शुड नॉट मियरली मेजर स्टूडेंट्स करंट अचीवमेंट। बच्चे वर्तमान में कितना जानते हैं, सिर्फ यही जानना एक टेस्ट का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, विच इज राइट, बट ऑल्सो कैप्चर देयर लर्निंग प्रोसेस, ग्रोथ एंड पोटेंशियल। यानी बट सिर्फ कितना जानते हैं, क्या लेवल है करंट, यही आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ये भी कि बच्चे सीखते कैसे हैं, ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है, पोटेंशियल क्या है, आगे कैसे सिखा सकते हैं हम उनको। एडिशनली असेसमेंट टास्क शुड बी कनेक्टेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस टू मेक इवैल्यूएशन मीनिंगफुल। विच ऑप्शन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स दिस अप्रोच? बताइए, बढ़िया आप लोग जवाब दे रहे हैं कि असेसमेंट को समय के साथ बदलते रहना चाहिए, यानी डायनेमिक होना चाहिए। ये तो हट ही गया, फिर डायनेमिक होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ। तो स्टैंडर्डाइज को तो हम बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं मान रहे, क्योंकि समय के साथ बदलने की बात हो रही है, तो स्टैंडर्डाइज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं काउंट कर पाते स्टैंडर्डाइज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ये क्या कहता है, आ चाइल्ड सेज द मून फॉलोज मी बिकॉज इट इज वॉचिंग मी। एक बच्चा कहता है कि चांद जो है वो मेरा पीछा करता है क्योंकि ये मुझे देखता रहता है। तो मैं नानी के घर जाऊं तब भी चांद मेरे पीछे पीछे है ना, मैं मामा के यहाँ जाऊं, मैं दिल्ली में रहूं कि मैं डेनमार्क में रहूं, है ना, कि दादन अगर मैं रहूं, कहीं भी रहूं, मेरे पीछे जो है चांद चलता है। बच्चे के लिए तो ऐसा ही होता है ना, हमें भी ऐसे लगता था बचपन में, कहीं गए, हाँ देखो भाई मून तो यहाँ भी है वहां भी है ना, ये वाले घर से भी दिख रहा है, वो वाले घर से भी दिख रहा है, इस गांव से भी दिख रहा है, उस शहर से भी दिख रहा है ना, और साथ साथ चलता है, मैं यहाँ जाऊं चाहे वहां जाऊं, 10 किलोमीटर बाहर जाऊं तब भी 10 किलोमीटर बाद भी दिखता है मून। तो ये जो है बच्चा कह रहा है कि जो मून है वो मुझे फॉलो करता है, क्योंकि ये मुझे देख रहा है कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ और मेरे पीछे पीछे चल रहा है। A teacher wants to interpret this statement in terms of the child's cognitive development. Which concept does this statement most appropriately reflect? यानी जो टीचर है वो इंटरप्रेट करना चाहता है कि बच्चा ये कहना क्या चाहता है, बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के संदर्भ में, कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के रूप में अगर हम देखें, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के बारे में देखें, तो ये स्टेटमेंट क्या दर्शाता है, ऐसा टीचर इंटरप्रेट करना चाहते हैं। तो आपको पहला ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन क्या है, ईगो सेंट्रिज्म है। एज द चाइल्ड इंटरप्रेट्स द फिनोमिनन सोलली फ्रॉम हिज ओन पर्सपेक्टिव। यहां पे दो पर्सपेक्टिव, मून का अपना कोई पर्सपेक्टिव है यहाँ पे नहीं है, दो लोगों के बारे में दो अलग अलग दृष्टिकोण से देखने की बात हो रही हो, तब तो ये बात सही हो जाती। तो यहां पे इसकी जरूरत नहीं है कि दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहा, मून थोड़ी बुरा मान रहा है, नेचुरल फिनोमिना है ना, लोग इंसान थोड़ी है कोई, तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना। उसका जो फोकस है वो अपने पर्सपेक्टिव पे, वो बात सही है, लेकिन वो मून को एक ह्यूमन लाइक क्वालिटी जैसे ही दे देगा, तो वो एनिमिज्म या फिर नाइव थियरी की तरफ जाएगा। नाइव थियरी का ही एक टाइप होता है एनिमिस्टिक थिंकिंग, जिसमें सजीव बात, वो निर्जीव चीजों को सजीव मानने लगता है। इंट्यूटिव थिंकिंग कहते हैं उसको, कि इंट्यूटिवली उसको ऐसा इंट्यूशन आ रही है कि ऐसे सही होगा, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसको लगता है। नाइव थियरी एज द चाइल्ड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन अ नेचुरल फिनोमिनन यूजिंग इंट्यूटिव ह्यूमन लाइक रीजनिंग। प्रारंभिक और सहज सिद्धांत, क्योंकि बच्चा प्राकृतिक घटना को मानव सदृश कारणों से समझाने का प्रयास कर रहा है। यानी नाइव थियरी है, बच्चे की इंट्यूटिव थिंकिंग है, जिसमें लॉजिक हो जरूरी नहीं है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बोलते हैं या फिर मिसकॉन्सेप्शन बोलते हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्शन नहीं बोलते। तो ये साइंटिफिकली ट्रू हो जरूरी नहीं है, या ट्रू नहीं ही होता कई बार, कि बच्चा कहे कि पानी का रंग तो हरा होता है, मैंने तो हरा रंग देखा था, और टीचर पढ़ाए कि वाटर इज कलरलेस, कि पानी का कोई रंग नहीं होता, रंग विहीन होता है, रंगहीन होता है। तो यहाँ पे बच्चा अपने अनुभव से, अपने कल्चर में जो बातें चल रही हैं उनके आधार पे आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जिसको आपको रॉन्ग कॉन्सेप्शन ना कह के उसकी एक्सपीरियंस को या कल्चर से आने वाली थिंकिंग को या इंट्यूटिव थिंकिंग के रूप में देखना होता है, जिसको डिस्कशन करा के आप करेक्ट करा सकते हैं बाद में। तो ये नाइव थियरी का एग्जांपल है कि ह्यूमन लाइक क्वालिटी उसने दे दी। अगर यहाँ पे एनिमिस्टिक थिंकिंग होता, ये ऑप्शन में ही नहीं होता, तो आप एनिमिस्टिक थिंकिंग भी यहाँ कह सकते थे, या फिर अगर हम देखें तो वो ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे देता, बट एनिमिस्टिक थिंकिंग कभी भी इस कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा नहीं, क्योंकि वो एनिमिस्टिक थिंकिंग के लिए जरूर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट उठाएगा जिसमें नॉन लिविंग हो, जो जैसे पेन के बारे में, किसी रस्सी के बारे में है, नाइव थियरी का ही पार्ट या नाइव कॉन्सेप्शन का ही पार्ट जो आपकी एनिमिस्टिक थिंकिंग है। ईगो सेंट्रिज्म, बिकॉज द चाइल्ड लैक्स द एबिलिटी टू रीजन। नहीं, ऐसा नहीं है कि रीजनिंग की एबिलिटी नहीं है, इंट्यूटिव रीजनिंग तो वो लगा ही रहा है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग तो लगा ही रहा है वो, है ना। लैक ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग एज द एक्सप्लेनेशन इज नॉट एक्सपीरियंस बेस्ड। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस तो उसने अपने अनुभव के आधार पर जवाब दिया है। कि एक क्वेश्चन आया था ना कि दूध जो है मदर डेयरी पे मिलता है, तो बच्चे ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जवाब दिया है, ऐसा थोड़ी बिना एक्सपीरियंस के दिया, वो उसका अनुभव है, उसने यही देखा है अपने घर में कि दूध जाके माँ बाप जो है वहां से लेकर के आ रहे हैं, या दूध वाले भैया लेके आ रहे हैं। तो आ चाइल्ड इज आस्क्ड व्हाई लाइटनिंग फ्लैशेस इन द स्काई, द चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स। एक बच्चे से पूछा जाता है कि आकाश में बिजली क्यों चमकती है, तो वह उत्तर देता है कि बादल आपस में टकराते हैं, लड़ते हैं, एक बादल ने दूसरे बादल को हिट किया, मुक्का लगाया, और इसलिए चिंगारी निकलती है फिर गुस्से में। ठीक है,
बच्चे तो करते हैं ना ये डिस्कशंस। व्हाट डज सच एन एक्सप्लेनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली इंडिकेट अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग? ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सबसे बेहतरीन तरीके से किस ऑप्शन के माध्यम से बच्चे की थिंकिंग प्रक्रिया को कैसे समझोगे इन 4 ऑप्शंस में से? कि बच्चा कह रहा है कि बारिश बिजली इसलिए कड़कती है चमकती है क्योंकि क्लाउड्स हिट ईच अदर सो स्पार्क्स कम आउट, या कोलाइड करते हैं आपस में, भिड़ते हैं बादल तो बिजली चमकती है। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इट शोज दैट चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक एंड अनेबल टू कंसिडर अदर्स व्यू पॉइंट। कौन सा अदर है जिसका व्यू पॉइंट यहां समझना बाकी है? तो ये तो हट जाता है ऑप्शन से। इट इलस्ट्रेट्स, और ईगोसेंट्रिक के इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, वो दूसरी तरह के क्वेश्चन फिर पूछेगा, क्वांटिटी से लेके वॉल्यूम से लेके, है ना, आएंगे वो भी। इट इलस्ट्रेट्स दैट चिल्ड्रन आर इनकैपेबल ऑफ रीजनिंग। भाई रीजनिंग तो लगाइए, चाहे इंट्यूटिव रीजनिंग है उसकी, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है, इलॉजिकल है, लेकिन रीजनिंग तो है। It proves that children's thinking is quantitatively inferior to that of adults. Inferior नहीं है, बच्चों की थिंकिंग को हम कम नहीं आंकते प्याजे के अकॉर्डिंग, क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है, जो कि 4th ऑप्शन में है कि इट इंडिकेट्स दैट चिल्ड्रन हैव अ नाइव अंडरस्टैंडिंग शेप्ड बाय देयर कल्चरल एंड एक्सपीरियंशियल कॉन्टेक्स्ट विच दे यूज टू मेक सेंस ऑफ इवेंट्स। जो अपने कल्चर, संस्कृति, समाज के अनुभव उसने हासिल किए हैं उसके आधार पर वो जवाब दे रहा है ना, जो भी उसने आसपास बच्चों को लड़ते देखा है, गुस्सा करते हुए देखा, वॉट एवर, तो वो अपने अनुभव से उस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी नाइव थियरी है बच्चे की, या एनिमिस्टिक थिंकिंग है बच्चे की। क्वालिटेटिवली डिफरेंट सोचता है ना वो, जैसे बड़े सोचते हैं उससे काइंड अलग है, मात्रा में डिफरेंस नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। अ सोशल एक्टिविस्ट डिसाइड्स टू वायलेट अ लीगली वैलिड लॉ बिकॉज ही बिलीव्स दैट द लॉ वायलेट्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। तो एक सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो डिसाइड करते हैं कि वो लीगली वैलिड लॉ, जो लॉ ऑलरेडी चल रहा होगा समाज में, कानून, उसको तोड़ेंगे क्योंकि उनको ऐसा लगता है, वो ये विश्वास रखते हैं, उनका ये मानना है, उनका ये बिलीव है दैट द लॉ वायलेट्स फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को तोड़ रहा है लॉ। ही आर्ग्यूज दैट इफ सोशल रूल्स कॉन्फ्लिक्ट विद यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स दे शुड बी चेंज्ड और डिसओबेड। कि जो सामाजिक नियम हैं यदि वो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं तो उनको बदल देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? 5th और 6th स्टेज में क्या अंतर है कोहलबर्ग की? दिस काइंड ऑफ मॉरल रीजनिंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट? कौन सी स्टेज है ये? 50% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। हाँ, स्टेज 5 है, स्टेज 6 है ये, 5 नहीं है, सेकंड ऑप्शन। यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ये होता कि वो कह रहे हैं कि समाज में नियमों को बदल देना चाहिए, लेकिन लोग प्रोटेस्ट करेंगे या फिर सर्वसम्मति से बदल देना चाहिए, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लॉज जो हैं समाज की भलाई के लिए बने हैं, और जब भलाई ना हो तो बदल देना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति समाज के पूरे अगेंस्ट जाने को तैयार है कि लॉज होंगे ठीक समाज की भलाई के लिए, लेकिन ये एथिकली सही नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि लॉज हमेशा सही है, ये नहीं मानेगा, वो अपने उसके एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स रैशनैलिटी पे बेस्ड होते हैं, ह्यूमैनिटी पे बेस्ड होते हैं, ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड होते हैं, ना कि समाज पे। तो किसी समाज में हो सकता है कोई लॉ हो और जो सही माना जाता हो, कि कुछ टाइम पहले जो क्या कहते हैं उसको, समलैंगिकता अपराध थी, आई थिंक आर्टिकल 377, फिर उसको हटाया गया कि नहीं अब ये इलीगल नहीं है। तो उस समय अगर कुछ लोगों को लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कंट्रीज में वो चीज सही हो सकती है, तो या फिर सिंपल अगर आप उठाएंगे यहाँ पे सती प्रथा का एग्जांपल, तो एक समय पे लॉ रहा होगा कि भाई किसी के पति की अगर डेथ हो जाती है तो उनको भी सती हो जाना चाहिए, सिंपल है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की चीजें नहीं होंगी। तो अब किसी व्यक्ति का जान दे देना अपने आप में ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से सही नहीं है ना। तो ये एथिकल प्रिंसिपल की बात हो जाएगी कि उस समय भी कुछ लोग होंगे जो इसके सपोर्ट में नहीं होंगे, ठीक है ना, उनको ये ठीक नहीं लगा होगा, बेशक समाज में नियम होगा ये, ठीक। तो जो हाईएस्ट स्टेज है उसको फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे नियम, समाज का नियम है तो सही ही होगा। अगर वो ह्यूमन राइट्स के या एथिकल प्रिंसिपल्स के, व्यक्ति के खुद की मॉरलिटी के परे जा रहा है, तो वो कि एक क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति है जो ये कहते हैं कि इस करप्ट गवर्नमेंट को मैं नहीं दूंगा टैक्स क्योंकि ये डैम बनाने में वेस्ट कर दे रही है, तो वो 6th स्टेज है, जबकि टैक्स देना समाज के लिए नियम है। तो एक बड़ी पॉपुलेशन की बात हो रही है और आंदोलन करके नियम बदलने की बात हो रही है, या सारे लोग मिलेंगे और सर्वसम्मति से कोई नियम बदला जाएगा, तो वो स्टेज 5 है कि नियमों को बदला जा सकता है यदि वो बड़ी पॉपुलेशन के खिलाफ जा रहा हो, जैसे कि सती प्रथा या इस तरह के नियमों को पहले बदला ही गया होगा। वही अगर हम बात करते हैं या किसान आंदोलन से वो बिल्स वापस लेना, वो स्टेज 5 में आता है कि अगर बड़ी पॉपुलेशन का भला नहीं हो रहा है ज्यादा लोगों का, तो समाज की भलाई के लिए नियम बनाए जाते हैं, तो उनको हटा लो। लेकिन एक व्यक्ति पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है, नेल्सन मंडेला, गांधी जी, व्हाटएवर, अपने मतलब इस तरह के लोग, व्हाटएवर नहीं, भगत सिंह, ये जितने भी लोग जो अपने एथिकल प्रिंसिपल्स कि भाई किसी को दास प्रथा जैसे एथिकली गलत थी, लॉज उस टाइम पे ठीक रहे होंगे उसके,
तो वो स्टेज 5 हो गया। अगर उस समय के नियम के हिसाब से देखोगे तो समाज के जो नियम है जरूरी नहीं है वो हमेशा सही ही हो, जब उनके भी अगेंस्ट इंसान चला जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, रेयर ही लोग जा पाते हैं, थियोरी में रह जाता है ये। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है, बिलो आर टू एथिकल आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स, एनालाइज ईच स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 क्या है, अ लॉ दैट गोज अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ मोस्ट पीपल शुड बी चेंज थ्रू डेमोक्रेटिक कॉन्सेंसस बिकॉज लॉज आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। एक व्यक्ति कहता है कि यदि कोई कानून समाज के अधिकांश लोगों की भलाई कल्याण के विरुद्ध जा रहा है तो लोकतांत्रिक सहमति के माध्यम से उस कानून को बदला जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक अनुबंध होते हैं नियम। जैसे अभी दिल्ली में वो हुआ था ना कि डॉग्स को उठाने की बात आई थी, फिर वो चेंज हो गया नियम, तो ये वो वाली स्टेज हो गई कि भाई सब भलाई अगर नहीं हो रही है तो चेंज कर दो नियम को, नियम लोगों के लिए बने हैं, अगर कल्याण नहीं हो रहा लोगों का, बड़ी पॉपुलेशन का। स्टेटमेंट 2 क्या है, तो ये स्टेज 5 है। क्या है, ये स्टेज 5 है। ये आंदोलन हो रहे हैं इसलिए कि कोई नियम बदला जाना चाहिए क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन का फायदा नहीं हो रहा। वहीं अगर आप देखेंगे स्टेज 2, इफ अ लॉ वायलेट्स ह्यूमन डिग्निटी एंड फंडामेंटल मॉरल प्रिंसिपल्स, ओबेइंग इट इज मॉरली रॉन्ग इवन इफ सोसाइटी एक्सेप्ट्स इट। यानी एक लॉ है जो वायलेट कर रहा है ह्यूमन डिग्निटी को या फंडामेंटल मॉरल प्रिंसिपल्स को, कि किसी की जान लेना गलत ही है भाई, तो अब वो लेकिन लॉ बना दिया। जैसे फांसी जो है बहुत कई कंट्रीज में जो है नहीं है कि उसको सही माना जाए, और बहुत सारी कंट्रीज में हो सकता है कि सही माने उसको, तो वो 5th स्टेज के हिसाब से सही होगा। लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार आपको किसने दिया, फिर उसमें ह्यूमन राइट्स वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, तो वो स्टेज 6 हो जाएगी कि किसी की जान लेना वो लॉजिकली ही गलत है, मतलब रैशनली ही गलत है, ह्यूमैनिटी के लेवल पे ही गलत है, समाज की सेंस में चीजें अलग हो जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है वो 5 है, स्टेटमेंट 2 जो है वो 6 है। तो सेकंड ऑप्शन 80% लोग सही जवाब इसका दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन क्या है, 25 सवाल और हैं, फटाफट कर लेंगे। टू मेक लर्निंग इफेक्टिव, टीचर्स शुड मेंटेन मीनिंगफुल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स एंड व्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग एज अ शेयर्ड प्रोसेस। देखिए, जहां बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव हैं वो ऑप्शन अच्छा है, जो बच्चे के पक्ष में हो वो ऑप्शन अच्छा है, जो टू द पॉइंट एग्जैक्ट वही बताए जो कहा गया है क्वेश्चन में, तो वही अच्छा है। आपके उसमें क्या कहते हैं, आज तो पानी भी पीने की फुर्सत नहीं हुई है, क्या कहते हैं आपके जो भी लोग कह रहे हैं ना कि पोल लेट आ रहा है, आपके उसमें नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है। पोल तो यहाँ से सही समय पे ही जा रहा है, मैं मेरे सामने भी देख पा रही हूँ क्योंकि मैं एनीवे देखते हैं फटाफट से रीजन क्या है इस बात का। हाँ, तो ये बच्चों की भलाई के बारे में है कि बच्चे को एक्टिव रखो, बेहतर लर्निंग हो पाएगी, है ना। शेयर्ड प्रोसेस है, टीचर और बच्चे दोनों को मिलकर सीखना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी सीखना है या सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी सिखाना, तो दोनों सही है। रीजन क्या है ना, डेमोक्रेटिक एंड कोलैबोरेटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। लर्नर्स, डेमोक्रेटिक क्लासरूम अच्छा होता है क्योंकि लोकतांत्रिक है, टीचर और बच्चे दोनों की बात सुनी जा रही है, बच्चों की भी बात सुनी जा रही है, टीचर सेंटर्ड नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड है, या दोनों तरफ की बातें सुनी जा रही हैं। फील इमोशनली सिक्योर विच एनहेंसेस पार्टिसिपेशन इन क्वालिटी ऑफ लर्निंग, दोनों बातें पॉजिटिव हैं। ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। 91% लोग सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये क्या कहता है, अ लर्नर पुट्स इन एक्स्ट्रा एफर्ट इन एक्टिविटी मेनली टू एंश्योर दैट हिज परफॉर्मेंस अपीयर्स सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स। दूसरों से ज्यादा आगे आना है उसको, है ना। तो एक छात्र है किसी गतिविधि में इसलिए अधिक प्रयास करता है क्योंकि वह चाहता है कि उसका प्रदर्शन दूसरों से बेहतर हो। दुनिया ही ऐसे चल रही है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, है ना। मुझे शर्मा जी के बेटे से ज्यादा बेहतर बनना है, मुझे फलाने से ज्यादा ये करना है ना, इसी पे चल रहा है। ये सही है कि नहीं है वो एक अलग कहानी है, वो फिर अंदर से खोखला बना देगा आपको अगर आप सिर्फ इसी पे भागते रहे तो, कि मुझे किसी और से जीतना है, तो एक दिन आप बीमार व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप हमेशा जीतते रहेंगे। ये ओलंपिक गेम्स में समझ आता है, लेकिन ये बाकी जगहों पे आप कहेंगे कि इसका कोई ऐसा रोल है नहीं। तो अगर आप देखेंगे, लर्नर पुट्स इन एक्स्ट्रा एफर्ट इन एन एक्टिविटी मेनली टू एंश्योर दैट हिज परफॉर्मेंस अपीयर सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स एंड अर्न्स एप्रिसिएशन फ्रॉम टीचर्स एंड पीयर्स, कि दूसरों से आगे आना है, उसको फर्स्ट आना है। दूसरों से किससे आना है, फर्स्ट दूसरों से आना है ना। अगर वो अकेला भाग रहा होता तो वही है जो भी है, फिर तो वही फर्स्ट है, वही सेकंड है, वही थर्ड है, सब वही है। तो दूसरों से फर्स्ट आना है। विच टाइप ऑफ गोल ओरिएंटेशन डज दिस बिहेवियर बेस्ट रिप्रेजेंट। 3 तरह की गोल ओरिएंटेशन होती है कि या तो आपको फर्स्ट आना हो या दूसरों से फर्स्ट आना हो, मतलब जो कि फर्स्ट आना अपने आप में इंक्लूडेड है किसी और से आगे आना, है ना। अगर हम देखें, दूसरा हो सकता है कि मास्टरी ओरिएंटेशन, कि यार मुझे ये चीज पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए क्योंकि मुझे मास्टर बनना है इस चीज में, जो रेंचो का एग्जाम्पल है 3 इडियट्स में,
डिग्री मिल रही नहीं मिल रही, उसको मास्टर बनना है, फर्स्ट आ रहा हूं नहीं आया वो अपने आप एक्स्ट्रा है ना। कि टीचिंग में इतने 5 मिलियन लोग होते हैं एक साथ, ये लेट्स लर्न के माध्यम से हो पाया, ये एक्स्ट्रा है, इस पर कभी ध्यान था भी नहीं, आज भी नहीं है ना। 10 मिलियन कोई वीडियो देखी जा सकती है टीचिंग में, 5 मिलियन 8 मिलियन अभी भी इतने सारी वीडियोस हैं, ये पता ही नहीं था, किसी को देखा ही नहीं, ना मैंने देखा कभी, ना इससे पहले कभी हुआ, तो हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा है। ध्यान कहां है? परफॉर्मेंस पे नहीं है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन पे नहीं है कि पहली बार हुआ है, फर्स्ट आना है, देखो हम सबसे बड़े चैनल हैं दुनिया के, मास्टरी ओरिएंटेशन पे है, ठीक। और मास्टरी ओरिएंटेशन के बाद क्या आता है? फेलियर अवॉइडेंस। यार किसी तरह से बस इतने सब्सक्राइबर, इतने व्यूज, या फिर मैं पास हो जाऊं, फेल ना हो जाऊं, तो वो फेलियर अवॉइडेंस है। बेस्ट कौन सा है? मास्टरी ओरिएंटेशन, क्योंकि आपका फोकस आपकी रेस में फिर आप ही हो, ठीक। तो अगर हम देखें गोल ओरिएंटेशन फोकस्ड ऑन पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ तो फिर मास्टरी ओरिएंटेशन के जैसा हो जाएगा कि आप कल से बेहतर हुए कि नहीं, ये सेशंस देख करके आप बेहतर हुए कि नहीं, व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित है, तो ये तो दूसरों से सुपीरियर की बात ही नहीं कर रहा है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। गोल ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, ये भी मास्टरी की ही बात कर रहा है। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, यस, ये फर्स्ट आने की बात करता है ना। प्रदर्शन लक्ष्य उन्मुखता, ये परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन है जिसको फर्स्ट आना है दूसरों से। गोल ओरिएंटेशन फोकस्ड ऑन लर्निंग एज मच एज पॉसिबल, अगेन ये भी मास्टरी ओरिएंटेशन या लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स हैं ये, ना कि आपके परफॉर्मेंस या फेलियर अवॉइडेंस। इसका एक सिंपल सा उदाहरण अगर आप देखेंगे, अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन, उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण। मास्टरी ओरिएंटेशन जब आप बात करते हैं यानी निपुणता उन्मुखीकरण, तो ये आप रणछोड़ दास छाछड़ जिसको हम कह रहे हैं, इनको अभी भी शायद जेल में है एक्चुअल में, तो मतलब आमिर खान की बात नहीं हो रही है, द रियल कैरेक्टर मतलब व्यक्ति। तो मास्टरी ओरिएंटेशन जब हम बात करते हैं तो उनका ध्यान मास्टरी पे कि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, मास्टर बनना है, सब कुछ आना चाहिए जो भी सीखा जा रहा है कोर्स में। फेलियर अवॉइडेंस क्या है? विफलता परिहार, ये राजू रस्तोगी कि किसी तरह से पास हो जाऊं भगवान, 33% नंबर आ जाएं। परफॉर्मेंस अप्रोच, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, ये प्रदर्शन दृष्टिकोण, ये चतुर है ना, रट्टाफिकेशन, कुछ भी करके फर्स्ट आना है, रट्टा लगाना हो, कुछ खरीदना पड़ जाए, कोई रिपोर्ट कार्ड ये करना पड़ जाए, कुछ भी साम दाम दंड भेद करके फर्स्ट आना है, ये परफॉर्मेंस गोल है। मास्टरी ओरिएंटेशन, आपका फोकस ही लर्निंग पे है। फेलियर अवॉइडेंस में आप फेलियर से बचने के लिए पढ़ रहे हैं। बेस्ट कौन सा है? मास्टरी ओरिएंटेशन बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, तो क्योंकि मास्टरी ओरिएंटेशन में ना तो आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि फेल होने का डर हो आपको, ना आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट आना है आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? अ टीचर बिलीव्स दैट चिल्ड्रंस लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर डीपली शेप्ड बाय देयर फैमिली कंडीशंस, यानी बच्चों की जो लर्निंग है और उनका जो डेवलपमेंट है वो डीपली शेप होता है उनकी फैमिली कंडीशंस से, कि वो कैसा सीखेंगे, कैसा उनका विकास होगा, खाने को ठीक मिल रहा है कि नहीं, सही एनवायरनमेंट मिल रहा है कि नहीं, एयर पॉल्यूशन कितना है, भाषा क्या है, कल्चर क्या है, सोशल एनवायरनमेंट क्या है, ये सब प्रभावित करता है विकास को, जो कि सही है। Therefore, she designs learning experiences that connect with children's lived realities. बच्चे की रियल लाइफ से कनेक्ट करके चैप्टर को लेसन प्लानिंग की जा रही है ताकि हर बच्चे से कनेक्ट किया जा सके, क्योंकि वो जिस समाज संदर्भ इन सब से आ रहे हैं वो सब डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। तो वो वाले एग्जांपल जब आप दे पाओगे जो बच्चे की लाइफ से कनेक्ट करे तो बात बन जाएगी। तो चिल्ड्रन आर इंपॉर्टेंट मेनली फॉर व्हाट दे विल बिकम एज एडल्ट्स, नहीं भाई। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड सोसाइटी करप्ट्स देम, ये सब भी नहीं मानना है। चिल्ड्रन आर नेचुरली अनसिविलाइज्ड, बच्चे में कमी नहीं निकालनी होती, बच्चे के पेरेंट्स में कमी नहीं निकालनी होती। चिल्ड्रन आर बॉर्न इनटू स्पेसिफिक सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट दैट शेप देयर डेवलपमेंट, वो एक पर्टिकुलर संदर्भ में जन्म लेते हैं और वो संदर्भ इंपॉर्टेंट है। उसका अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो इंडिया में रहने वाले बच्चे को अगर अमेरिका का ही एग्जाम्पल हम देते रहेंगे तो हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आए कि कहानी चल क्या रही है, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे आप। In a school, it is observed that many children begin to imitate behaviors, language and dressing style shown in advertisements and web series. आजकल तो ये होता ही है। Parents and teachers express concern that these changes are influenced more by digital content than by direct interpersonal experiences. This situation most clearly highlights which agency of socialization. सामाजिकरण के किस वाहक को हाईलाइट करती है ये जो कहानी है पूरी, कि एक विद्यालय में यह देखा गया कि कई बच्चे विज्ञापनों और वेब सीरीज, जो एड्स वो देख रहे हैं टीवी में या यूट्यूब पे, और जो वेब सीरीज वो देख रहे हैं, दिखाए गए व्यवहार, भाषा और पहनावे की नकल करने लगते हैं, है ना। अभिभावक और शिक्षक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बच्चों के व्यवहार में आए ये परिवर्तन उनके प्रत्यक्ष अनुभवों से अधिक डिजिटल सामग्री से प्रभावित हैं। कि शिनचैन घर में तो है नहीं कोई एक्चुअली जो ऐसे बात करता हो, ना पड़ोस में, ना गांव में, ना शहर में, लेकिन बच्चे ने वैसे बात करना सीख लिया है, या वो अभद्र व्यवहार मान लो उससे सीख रहा है। शिनचैन को बैन करने की बात कही गई एक समय पे, क्यों?
क्योंकि ये सामाजिकरण क्या, सोशलाइजेशन, जो समाज के नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके, भाषा, ये सब चीजें हम एक्वायर करते हैं, कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी चीजें नहीं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसे सोशलाइजेशन कहते हैं, सामाजिकरण। उसमें एक इंपॉर्टेंट वाहक या एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है जिसके द्वारा बच्चों का सामाजिकरण या समाज में रहने के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून वो सीखते हैं, वो है एक मीडिया। और मीडिया का पार्ट है ये वेब सीरीज, यूट्यूब, न्यूज चैनल, कार्टून। तो मीडिया की भूमिका यहां ज्यादा होगी क्योंकि घर के आसपास तो कोई ऐसा बोल नहीं रहा। पीयर्स भी सोशलाइज करते हैं, बट ये आपके साथी समूह, नेबरहुड आपका आस पड़ोस, रिलीजन भी सोशलाइज करता है। स्कूल आपका सेकेंडरी है और मीडिया भी सेकेंडरी है, ऑफ कोर्स कई बार पैसिव भी होता है। और आपका फैमिली प्राइमरी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। स्कूल कभी भी सेकेंडरी में नहीं जाएगा, प्राइमरी में नहीं जाएगा, और फैमिली कभी भी सेकेंडरी में नहीं आएगी। नेबरहुड का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। कभी नेबरहुड फैमिली के साथ आ जाता है तो प्राइमरी एजेंट में आ जाता है, यानी प्राथमिक वाहक में। और कई बार जब ये स्कूल के साथ नेबरहुड आ जाए तो वो स्कूल का नेबरहुड होगा, यानी हम ये कहेंगे कि वो सेकेंडरी एजेंट में है। तो फैमिली हमेशा प्राइमरी में और स्कूल हमेशा सेकेंडरी में, एजेंट में। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है भाई, अ स्कूल प्लान्स टू रिफॉर्म इट्स असेसमेंट प्रैक्टिसेस इन लाइन विद एनईपी 2020। देख पा रहे हो ना यहाँ तक? हाँ, तो एक स्कूल है जो प्लान करता है भाई एनईपी के क्वेश्चन करना जरूरी है। अभी ऑनलाइन के बाद से आए नहीं है, 2-3 साल से मैं देख रही हूँ, बट कब आ जाए पता नहीं क्योंकि सिलेबस में तो है ही। अ स्कूल प्लान्स टू रिफॉर्म इट्स असेसमेंट प्रैक्टिसेस इन लाइन विद एनईपी 2020 बाय प्रमोटिंग ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड बाय रिफ्लेक्टिंग स्टूडेंट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट इन रिपोर्ट कार्ड्स। एनईपी बात करती है 360 डिग्री असेसमेंट की। बच्चा खुद का आकलन करे, सेल्फ, पीयर्स, उसके साथी समूह उसका आकलन करें, उसके टीचर उसका आकलन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अलाइन विद द असेसमेंट रिलेटेड प्रपोजल्स ऑफ एनईपी 2020। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनईपी 2020 के आकलन संबंधी दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है, जो सही नहीं है, बच्चे के पक्ष में नहीं है, वही सिंपल बात करेगी एनईपी। तो एनईपी सपोर्ट्स द यूज ऑफ डाइवर्स असेसमेंट मेथड, यस। शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव टुवर्ड सबमेटिव, उल्टा है, सबमेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ शिफ्ट करने की बात कहेगी, ऑफ से फॉर लर्निंग के लिए। एनईपी 2020 एनकरेजेस सेल्फ असेसमेंट, यस। जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। रिपोर्ट कार्ड्स जो हैं रिफ्लेक्ट करें बच्चे की प्रोग्रेस को 360 डिग्री, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन, तीनों को। कॉग्निटिव होता है दिमाग से संबंधित, अफेक्टिव होता है इमोशंस भी उसके इन्वॉल्व हों, रिलेटेडनेस महसूस करे, बच्चा क्लास में बिलोंग्ड महसूस करे, टीचर से कनेक्टेड महसूस करे। और आपका काइनेस्थेटिक या फिर जिसको हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, उसमें फिजिकल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व हो बच्चे की। तो ये तीनों सही है, बट ये गलत है कि फॉर्मेटिव टू सबमेटिव की बात नहीं करेगी, सबमेटिव टू फॉर्मेटिव की ही बात करेगी जो आपकी एनईपी है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। जस्ट 20 क्वेश्चन और हैं हम जिनको करेंगे, और ये 50 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए, इनका पीडीएफ भी कल परसों में शेयर करा देंगे, तो फिर आपका इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन फिर करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो, हालांकि प्रैक्टिस हम कर लेंगे, मॉक लगा लेंगे इसके बाद भी, ठीक। स्कूल, बट ये अगर सच में समझ बन गई है तो फिर आप मूव कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, किसी और सब्जेक्ट को भी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आई स्कूल इज रिफॉर्मिंग इट्स असेसमेंट प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद NCF-SE, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 आया है, उसके अकॉर्डिंग स्कूल अपनी प्रैक्टिसेस को ढालना चाहता है, चेंज करना चाहता है। टीचर्स एम्फेसाइज कॉन्टिन्यूअस फीडबैक, परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क, सेल्फ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट कंसिस्टेंट विद द असेसमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ NCF? कौन सा गलत है, बच्चे के पक्ष में नहीं है। तो NCF-SE 2023 व्यूज असेसमेंट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग एंड एम्फेसाइजेस कॉन्टिन्यूअस फीडबैक, ये तो पॉजिटिव है। नेगेटिव चाहिए हमको, बेस्ड ऑन रियल लाइफ, ये भी पॉजिटिव है। प्रीमियरली एम्फेसाइजेस स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशन, नहीं नहीं नहीं। और जज करना स्टूडेंट अचीवमेंट को, नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, या बच्चे को एक्टिव रखने पर फोकस किया जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ये गलत है। नॉट मियरली एट ग्रेडिंग बट ऑल्सो सपोर्टिंग बच्चों की लर्निंग, ये बात सही है। तो ये सिर्फ ग्रेडिंग पे या बच्चे के पक्ष में नहीं जा रहा, रूट लर्निंग की तरफ लेके जा रहा है, तो थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 या 32वां सवाल देखिए आप, ये क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग। एल्गोरिथम है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजीज हैं, है ना। एक सवाल इससे आता ही है, तो ये एक सवाल आपका 4 सवाल के बराबर है, क्योंकि इसमें सारी चीजें ही आ जाएंगी। समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं का उनके वर्णन से मिलान करना है आपको। एल्गोरिथम क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस होती हैं एल्गोरिथम में। तो वो कहाँ दिख रहा है हमें, यहाँ दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। एल्गोरिथम तभी है ना जब वो मैकेनिकल है, प्रॉपर उसमें स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, है ना, एक सिस्टम से बना हुआ है, उसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग का हम एल्गोरिथम कहेंगे। कि भाई आपने जो है गाड़ी में कोई दिक्कत आई तो वो आएंगे, और या आप वर्कशॉप में भेजेंगे, और उनके पास एक एल्गोरिथमिक डिवाइस है जो अपने आप उसको डिटेक्ट कर लेगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, या ये ऐसे ऐसे सॉल्व होनी चाहिए। एल्गोरिथम है ना। ह्यूरिस्टिक क्या है, कोई भी फंडा हो सकता है,
कि आपका रिमोट काम नहीं कर रहा था एसी का, हम देखते हैं नॉर्मल घरों में होता ही है, तो उसको ऐसे 2 बार पटक के मारो चलने लग जाएगा। ये ह्यूरिस्टिक है कि एक बार जो फंडा काम कर गया वो जुगाड़ है एक तरह का। तो अगर हम देखते हैं तो कीपिंग इन माइंड सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम सिमिलर टू द प्रॉब्लम्स एट हैंड, ये तो एनालॉजी है कि सेम तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना एनालॉजी होती है। मीन्स एंड एनालिसिस है, टुकड़ों में तोड़ लिया आपने किसी चीज को, स्टेप बाय ये डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम, तो डी का थर्ड हो जाएगा। एनालॉजी समानता हो ही गया। ह्यूरिस्टिक है इज अ जनरल स्ट्रेटजी लीडिंग टू द करेक्ट आंसर, एक सही उत्तर प्राप्त करने का एक सामान्य तरीका है, जुगाड़ है। तो बी का हो जाएगा फोर्थ। कहाँ है बी का फोर्थ? यहां पे है और यहां पे है, बाकी के 2 ऑप्शन हटा लेते हैं। चलो कोई भी एक पकड़ लो तो बाकी के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। मीन्स एंड एनालिसिस क्या है? डिवाइड करना किसी प्रॉब्लम को सब गोल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। बड़ी प्रॉब्लम को कि आपको तैयारी करनी है तो आप हफ्ते हफ्ते के हिसाब से आपने प्लान बनाया हुआ है, 1 महीना अगर आपके पास है, या 2 महीने, 6 महीने, 1 साल आपके पास है, तो डी का हो जाएगा थर्ड। डी का थर्ड यहाँ पे भी है हालांकि, बट ये तो ऑप्शन हम पहले एलिमिनेट कर चुके हैं बी की वजह से। ए का सेकंड, यानी एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रेस्क्राइब्ड सॉल्यूशन है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 63% लोग सही जवाब इसका दे भी पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 33। लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय पर्सनल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। भाई 2 फैक्टर्स होते हैं मुख्य रूप से जिनसे लर्निंग प्रभावित होती है, और ये आपसे पूछा भी जाता है। ठीक, लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले 2 कारक, पर्सनल और आपके एनवायरमेंटल। इन्हीं में बाकी सारे कारक आ जाते हैं। जो व्यक्ति से संबंधित है, बच्चे से संबंधित है, वो पर्सनल फैक्टर, और जो एनवायरमेंट से संबंधित है वो एनवायरमेंटल। यानी स्कूल में टीचर का टीचिंग मेथड जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। बच्चे का एप्टीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, उसकी एज, उसका एटीट्यूड, वो बच्चे से संबंधित जो भी कारक, उसकी एज, उसका हेल्थ, वो सब पर्सनल फैक्टर है, बच्चे से जुड़ा हुआ फैक्टर है। ठीक, तो ये एक बात है। लर्निंग इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय पर्सनल एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंट भी प्रभावित करता है लर्निंग को, और पर्सनल फैक्टर्स भी। भाई आपकी एज, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है उस टॉपिक में, आपके अंदर क्षमता है कि नहीं है, एप्टीट्यूड उस स्किल को सीखने की, और एनवायरमेंट कैसा है, मेथड कैसे मिल रहे हैं, दोनों प्रभावित करेंगे। कि आप जो पढ़ रहे हैं और जो आपको पढ़ाया जा रहा है दोनों प्रभावित करेंगे। बात सही है कि नहीं है? तो अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट? एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स, बात तो सही है। रिलीजन एंड अटेंशन बोथ आर पर्सनल फैक्टर्स, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अटेंशन को आप पर्सनल कह सकते हो, रिलीजन को एनवायरमेंटल कहोगे। आप इंडिया में पैदा हुए तो एक रिलीजन आपको आज अपना लग रहा है, कहीं और पैदा हुए होते तो कोई और रिलीजन अपना लग रहा होता है ना। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं इसमें तो ये वो फलानी बातें। सिंपल समझो, एनवायरमेंटल फैक्टर है, पर्सनल नहीं। व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। जिस एनवायरमेंट पैदा हुए वो उस पर डिपेंड करेगा क्या रिलीजन है। इंटरेस्ट एंड कम्युनिटी बोथ आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इंटरेस्ट पर्सनल है, कम्युनिटी एनवायरमेंटल है, तो ये रॉन्ग हो गया। एज एंड स्कूल बोथ आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बच्चे से जुड़ी हुई एज है, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ स्कूल है, तो दोनों एनवायरमेंटल नहीं है, एज पर्सनल है। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड बोथ आर अभिवृत्ति। एटीट्यूड क्या होता है? बिलीफ, देखने का नजरिया, आइडियाज क्या है, वैल्यूज क्या है, क्या सोचते हैं आप। एप्टीट्यूड है आपके अंदर किसी स्किल को सीखने की क्षमता, कि अगर मेरे अंदर सिंगिंग की क्षमता ही नहीं, मेरी आवाज है एकदम खराब, बाथरूम सिंगर टाइप की, और मैं अगर सीखूं भी, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अच्छी मानती हूं मैं तो, मतलब मजाक कर रही हूँ, तो अगर एक व्यक्ति में एप्टीट्यूड ही नहीं है किसी स्किल को सीखने का, है ना, उसको आप एप्टीट्यूड एज इन आपकी एबिलिटी टू लर्न अ स्किल। अगर आपने बचपन में देखा किसी ने कि भाई विराट कोहली जो है अच्छा खेल रहे हैं क्रिकेट, और उनको उस तरफ ले जाया जाए, तो बात सही है, ट्रेनिंग दे दो आप, एप्टीट्यूड है। एक व्यक्ति जिसको ड्राइंग करना पसंद है और उसको जबरदस्ती स्पोर्ट्स में ले जाओ आप, पसंद है या उसके अंदर क्षमता उस तरफ की ज्यादा है, एप्टीट्यूड के टेस्ट भी होते हैं कई सारे, तो आपको पता लग जाएगा बच्चे को किस किस तरफ आप ट्रेन कर सकते हैं। तो अगर आप में इनहेरेंट टैलेंट ही नहीं है, एप्टीट्यूड जिसको हम कह रहे हैं कि आंतरिक क्षमता कुछ चीजों को सीखने की, कि सिखाया भी तो तब जाए जब बेसिक कुछ तो होगा एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड बच्चे से संबंधित हैं, कि हो सकता है कोई बच्चा मैथ्स में बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा हो, तो उसके अंदर वो क्षमता है, उस तरफ अगर आप ट्रेनिंग देंगे तो वो अच्छा कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34।